हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज 46 प्रीलिम्स प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये ऑप्शन ए होगा वैशाली में। ठीक है, पटना से 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पार वैशाली स्थित है। वज्जी और लिच्छवियों के काल में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो चीनी यात्री हेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अस्फोस। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस उत्कालीन रचना है जिसमें मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। आइए देखते हैं। आज 40 क्वेश्चन है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यवादान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज कृत इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिवोर्था कहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशुक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। महावंश के अनुसार अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने 459 ईस्वी पूर्व से 443 ईस्वी पूर्व तक शासन रहा। यहाँ ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी किसने? उदयन ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। अशोक महान 273 से 232 ईसा पूर्व के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की। यूनानी लेखक जस्टी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर समस्त भारत को रौंद डाला। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6, 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये श्रेणियां थी दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की ये क्वेश्चन आते रहता है। तो ये होगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की बात की गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे। इनमें 2 प्रकार के राज थे, राजतंत्र एवं गणतंत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद। तो ध्यान देना है, जैन ग्रंथ होगा तो भगवती सूत्र होगा और बौद्ध होगा तो अंगुत्तर निकाय होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वन्य भूमि। तो ध्यान देना है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है ऑप्शन सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। कौटिल्य की रचना शासन में सीता भूमि वह थी जो जनजातियों द्वारा जोती जाती थी और जिससे राज्य को प्रत्यक्ष लाभ होता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है ये धौलावीरा से चलता है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा में। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल गुजरात में पड़ता है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, पूरे नगर में जल निकासी के लिए नालियाँ बनी थी और जल संग्रहण के लिए तालाब एवं कुएं की व्यवस्था थी। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो है धौलावीरा से चलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह किस सुल्तान के लिए कहा? जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया था तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये अलाउद्दीन खिलजी, बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। अलबरूनी ने यह कथन सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रयुक्त किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों की दी जाने वाली पेंशन, और डी है हुवाई कर। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि मदद ए मास कही जाती थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, डी है अबुल हसन। तो दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद ने किया है। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था ऑप्शन ए चौधरी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को। बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध समन्वय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर, बी जे कृष्णा स्वामी, सी पी.के. वारियर, डी भास्करन नायर। तो त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध समन्वय अवज्ञा आंदोलन किया था वो व्यक्ति हैं सीपी रामास्वामी अय्यर। त्रावणकोर वर्तमान में केरल में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध समन्वय अवज्ञा आंदोलन 1932 में आरंभ किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, भैंसपुर, रांची, भागलपुर। तो आंसर बी फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में हुआ था, न कि बिहार में। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। झंडा गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामल लाल गुप्त पार्षद। तो आंसर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद, उस समय कानपुर जेल में बंद थे, ने लिखा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। उक्त कथन बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में कहा था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग कांड, मुजफ्फरपुर कांड। तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो ऑप्शन बी, चौरा चौरी कांड। फरवरी 1982 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी कांड के घटित होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा पंचशील। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है?
तो ऑप्शन बी पंचशील। विश्व में शांति और सहयोग स्थापित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ यह समझौता किया था जो भारत की विदेश नीति का आधार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो ये आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट का गुजराती में अनुवाद 1908 में कर उसका नाम सर्वोदय रखा था। अनटू द लास्ट ही सर्वोदय के रूप में आया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व, प्रजाओं को विशेष अधिकार देना, देव शासन पर पुनः विचार करना। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ जिसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ऑप्शन बी है ना। चलिए और देखते हैं। 1927 ईस्वी की वडलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना वडलर कमेटी का उद्देश्य था। लॉर्ड इरविन के वायसराय के काल में 1926 से 31 में, ये तो इसका कार्यकाल है, 1927 में वडलर समिति का गठन देशी राज्यों और ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए। तो वडलर समिति देशी राज्य और ब्रिटिश सरकार के संबंध को सुधारने के लिए आया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है। अठारहवीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट, कारीगरों की अनुपलब्धता। तो ऑप्शन सी होगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग पतन के लिए उत्तरदायी कारणों में ब्रिटेन को निर्यात वाले माल उच्च तट कर लगाना था। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो ये आंसर है ऑप्शन जेबी कृपलानी। ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी। ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1906 ईस्वी, 1916 में, 1911 में, 1909 में। तो दोस्तों ये दोबारा विभाजित हुआ 1911 ईस्वी में। ठीक है ना। कल लॉर्ड कर्जन के वायसराय काल सर्वप्रथम बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ। विरोध के फलस्वरूप पुनः 1912 में लॉर्ड हार्डिंग्स के समय बंगाल का विभाजन हुआ और बिहार एवं बंगाल को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो ये 1911 के आसपास के, तो इसलिए 1911 यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी है, ये नहीं, क्योंकि उस वक्त ये नहीं था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर ये विवादित क्वेश्चन हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। अरे ये तुरंत 40 कैसे पहुँच गए? 29, ये 30 है आपका, ये 30 है। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ये आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय में जारी रखना चाहा था इस कानून को। तो लॉर्ड हार्डिंग हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, 6 जुलाई 1921। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सायंकाल 4:30 बजे किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता इनके छत्रछाया में हुआ था। इमर्सन गांधी समझौता, हैले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता। तो लंदन में द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्रछाया में हुआ था? तो ये है इरविन गांधी समझौता ही हुआ था, बाकी नाम तो है नहीं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच हुआ, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एवं जिन्ना की अपनी अपनी मांगों के कारण यह समझौता असफल हुआ।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। सन 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। यह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश, शांति कानून का उल्लंघन, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, वायसराय का विशेष आदेश। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गैर कानूनी संघ अध्यादेश। सन 1932 ईस्वी में एक गैर कानूनी संघ अध्यादेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवन थॉमस मूर, एयू ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, विलियम बावेल। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, एम अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी होगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल बने थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। ये तो सुभाष चंद्र बोस ही होना चाहिए। देखते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजनाओं में पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। तो ये आंसर जवाहरलाल नेहरू है, यहाँ पे डी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ये अहिंसा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में भागीदारी से अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो ये होगा आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1906 में मिंटो, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, अच्छा थोड़ा दूर हो गया यहाँ पे। 1906 में मिंटो से शिमला से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, संयुक्त निर्वाचक वर्ग की, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो आंसर है ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग 1906 में, है ना। तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले। ये मुसलमानों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों के चुनावों में पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थिति चाहते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, ठीक है ना। कब किया गया ये डेट बताना है। तो ये 1858 ईस्वी में, सॉरी 1853 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1853 ईस्वी में। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सरकारी सेवाओं में भर्ती को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। इसकी देखरेख के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था। तो इस प्रकार से हमने आज 40 क्वेश्चन देख लिया। आगे भी आपका प्रीवियस आते रहेगा, और फिलहाल दोस्तों अभी आपका प्रीलिम्स तक प्रीवियस ही आएगा। मेंस जो शुरू किया था वो हमने बंद कर दिया, मेंस अब प्रीलिम्स के बाद शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी बॉक्स में जाके आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं।